मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि वाक्य क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये वाक्य है कहाँ से आया। तो जो हमारी व्याकरण होती है, हिंदी में तो व्याकरण होगी, तो जो व्याकरण होती है ना, उसके तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो उन तीनों में से इसका तीसरा भेद है वाक्य विचार। जो वर्ण विचार थे, शब्द थे, मतलब शब्द और वर्ण थे हमारे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, उनकी 2 क्लासेस ली थी मैंने, और ये हमारी चौथी क्लास है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वाक्य विचार करेंगे। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ाई थी, और दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे, और तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको शब्द पढ़ाए हैं, और जो चौथी क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाक्य विचार क्या होते हैं। ठीक है, तो वाक्य विचार समझ गए होंगे कहाँ से आया है। तो वाक्य शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा वाक्य कोई सेंटेंस है। तो देखो, हमने जो वर्ण पढ़े थे, तो वर्ण के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि जो एक वर्ण होते हैं ना, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब हमारा जो लैंग्वेज, हिंदी की जो भी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई जिससे हमारे शब्द बनी है, वाक्य बनी है, पूरी सेंटेंस बनी है, पूरी भाषा बनी है, उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। ठीक है, तो वही हमने वर्ण पढ़े थे। वर्ण तो पता ही होंगे आपको, हमारी वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन। तो हमारे स्वर व्यंजन कितने होते हैं? टोटल हमारे 52 स्वर व्यंजन होते हैं, 52 होते हैं। और शब्द क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं, देखो वर्ण तो सबसे छोटी इकाई है, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, पर जो शब्द होते हैं ना, शब्द हमारे वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्या है कि जो हमारे शब्द होते हैं, शब्द वो किससे बने हुए हैं? वो हमारे वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, वर्णों से। ठीक है, परंतु जो वर्ण होते हैं वो किसी से मिलकर नहीं बने। ठीक है, वो किसी से मिलकर नहीं बने, वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। और जो शब्द होते हैं, शब्द हमारे वर्णों से मिलकर बनते हैं, और जो हमारे वाक्य है, जो कि आज की वीडियो पढ़ने वाले हैं, वो शब्द से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी का वर्ण है जिससे शब्द बनी है, और जो वाक्य है उस शब्द से ही हमारे वाक्य बने हैं। ठीक है, तो इन्हीं से हमारी कोई लैंग्वेज बनती है। ओके, तो हम तो समझ गए वाक्य आखिर होते क्या है, कहाँ से आया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिर वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने उन्हें आधारों पर बांटा गया है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो वाक्य है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंग। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उद्देश्य, और दूसरा होता है, पहला होता है उद्देश्य और तीसरा होता है विधेय। ठीक है, दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। तो हम आप जब सेंटेंस पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में जो सेंटेंस के अंदर 2 चीज मेन होती है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। इसी प्रकार वाक्य के अंदर भी 2 चीज मेन होती है वाक्य में, उद्देश्य और विधेय। हमने उद्देश्य को तो बोल दिया सब्जेक्ट, और विधेय को बोल दिया प्रेडिकेट। ठीक है, वही बात दोनों में है, बस इसे हिंदी में करते हुए इंग्लिश में था। अब जैसे कोई सेंटेंस लेंगे हम, राम खेलता है, दे रखा है यहाँ पे राम खेलता है। तो राम खेलता है, इस वाक्य के अंदर जो राम है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पता ही होगा, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य पहले बता देती हूँ, फिर बताऊंगी इसके बारे में। उद्देश्य का मतलब होता है कि जो कर्ता, आपने सुने रखा होगा, जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, कोई भी मतलब करता है, उसे हम बोलते हैं उद्देश्य। और जब उस कर्ता के बाद जो भी सेंटेंस बच जाता है, जो भी वाक्य बच जाता है, उसे बोलते हैं विधेय, मतलब प्रेडिकेट। ठीक है, अब जैसे राम खेलता है, तो राम में जो राम है ना, वो तो करता है क्योंकि वो काम कर रहा है खेलने का। तो कर्ता तो पता ही होगा, जो काम करता है, कोई भी हमारा काम होता है वो कर्ता करता है। ठीक है, तो जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब क्योंकि वो सारा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो हमारे जो जिसमें राम है वो करता है, और करते को ही हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य कौन हुआ? राम हुआ। तो राम के बाद जो भी वाक्य में सब कुछ बचेगा लास्ट में, चाहे कुछ भी बचा हो, वो हमारा विधेय कहलाएगा। ठीक है, यही हमारे 2 अंग होते हैं वाक्य में, और यही इंग्लिश में होते हैं। अब इंग्लिश में जैसे हम बोलते थे राम
राम प्लेइंग फुटबॉल। तो राम प्लेइंग फुटबॉल के अंदर क्या होता है कि इसमें भी एक हमारा राम है, वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य है, उसमें सब्जेक्ट हो जाता है, लास्ट का जो बचता है वो प्रिडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो 2 अंक तो समझ गए होंगे कौन कौन से होते हैं। फिर दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। तो ये अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमारे इस वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर उसके 8 वेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद होते हैं। उसके जो नाम के अंदर इनका अर्थ छुपा हुआ है। जो भी हम नाम पढ़ेंगे अब इनके जितने भेद होते हैं ना, उन्हीं के अंदर इसका मतलब अर्थ जो होता है उन्हीं में छुपा होता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर उसके भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आज्ञावाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है संदेह, संदेहवाचक, चौथा होता है विस्मयादिवाचक, पांचवा होता है हमारा संकेत, संकेतवाचक, तीसरा होता है हमारा इच्छावाचक। तो ये टोटल 8 भेद होते हैं, 6 भेद हो गए हैं और यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, फिर हमारा जो है 7वां होता है विधान, विधानवाचक। ठीक है, और 8वां होता है हमारा प्रश्नवाचक। तो जैसे कि इनके मैंने बताया था, नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ। अगर ऐसे आपको मतलब अगर हम इन्हें जैसे याद लिख रखे मैंने, अगर इसे ऊपर नीचे लिख दो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं। तो हमारे इसके अंदर 8 वेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद होते हैं। मतलब इनका अर्थ कैसे होता है, हम किसे बना सकते हैं, मतलब इनका अर्थ क्या होता है, हम जो वाक्य लेते हैं। ठीक है, वो अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक वे भेद होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार की आज्ञा देते हो, किसी को आज्ञा परमिशन देते हो। जैसे कि अब कोई आपको कहे कि 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ, तो इसके अंदर आपको उन्हें आज्ञा दे रहे हो ना। अब कोई भी बड़ा व्यक्ति है, छोटे से कहता है कि तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो लेके आ जाता है क्योंकि वो बड़ा है, इसलिए उसकी बात मानी। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वही ऑर्डर देते हैं। तो आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना। देखो, आज्ञा तो सबने सुनी रखा होगा शब्द। आज्ञा क्या होता है? हम किसी की आज्ञा कर देते हैं, किसी को मतलब आज्ञा देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं। अब जैसे कोई राजा होते हैं, राजा प्रजा को ऑर्डर तो देती है, उन्हें अपनी आज्ञा देते हैं कहीं जाने की या फिर कुछ करने की। वो उनसे आज्ञा मांगते हैं, प्रजा उनसे आज्ञा मांगती है, तो वो उन्हें आज्ञा देते हैं। तो वही हमारा आज्ञावाचक होता है। तो आज्ञावाचक मतलब हम जिसे किसी से आज्ञा मांगते हो, कोई किसी काम के लिए आज्ञा। अब तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ, तो वो उसने उसे आज्ञा दी। जरूर नहीं कि आज्ञा मांगते ही हैं, आज्ञा देते भी हैं। तो तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ जाओ, तो उसने उसे आज्ञा दी, ये काम तुम्हें करना है, ऑर्डर दिया है। ये गेट बंद कर दो या फिर ये दरवाजा बंद कर दो, ये आज्ञा दी है। यहाँ बैठ जाओ, ये खेल लो, ये सब क्या है? ऑर्डर देना होता है कि तुम्हें एक काम करना है। समझ गए? निषेध मतलब निषेधवाचक होता है कि यहाँ अब निषेध और आज्ञा के अंदर हम कोई वाक्य लेंगे। एक शब्द लिया मैंने कि यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ बैठ जाओ हमें ऑर्डर दिया गया है। बट अगर हम निषेधवाचक लेंगे तो इसमें ये नहीं लेंगे कि यहाँ बैठ जाओ। अब एक शब्द लिया मैं, मतलब वाक्य लिया कि यहाँ मत बैठो। एक वाक्य लिया है कि यहाँ मत बैठो, तो यहाँ मत बैठो इस वाक्य के अंदर यहाँ मत बैठो निषेध किया गया है।
मतलब किसी काम के लिए निषेधवाचक वह होता है, मतलब कोई हम काम जो कर रहे हैं ना उसकी मनाही करना कि ये काम तुम्हें नहीं करना है, उसकी मनाही करना, तो वो हमारा निषेध कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मत बैठो तो उसे मना कर रहा है यहाँ बैठने के लिए, ठीक है, वो निषेधवाचक है, पर साथ में उसे आज्ञा भी दे रहा है ना, उसे आज्ञा भी दे रहा है और निषेध भी, मतलब मना भी कर रहा है, ठीक है। तो निषेध आज्ञावाचक क्या होता है? ऑर्डर देना। निषेधवाचक क्या होता है? किसी चीज काम के लिए मनाही करना, उसे मना करना। संधिवाचक, संधिवाचक होता है हमारा किसी पर मतलब संधिवाचक होता है हमें कोई संदेह होता हो, शक होता हो। अब जैसे कि जैसे हम बोल के शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो इस वाक्य के अंदर क्या होगा? देखो वाक्य तो समझ गए होंगे ना, वाक्य क्या होता है, कोई भी हमारे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता पढ़ती है, ये सब हमारे वाक्य है। इसमें पहला हमारा उद्देश्य है, लास्ट का सब बचा विधेय, 2 अंक तो बता ही दी मैंने, अर्थ के आधार पर थी, भेद 8 ये बता रही हूँ। उनमें संदेहवाचक मतलब जैसे कि अब आपको कोई जिस पर शक होता हो, अब जैसे कि हम बोलेंगे शायद आज वर्षा होगी, तो शायद आज वर्षा होगी, तो इसके अंदर एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, पर जो वाक्य जो हम बोल रहे हैं ना, उस वाक्य के अंदर हमें संदेह भी लग रहा है कि हम बोले शायद आज वर्षा होगी, तो अगर हम बोलते आज वर्षा होगी तो हम क्या पूरे कंफर्म के साथ बोलते, बट उसने क्या लगाया, आगे शायद लगा देगी, शायद आज वर्षा होगी, उसे शक है, संदेह है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि वर्षा पक्का होगी, ठीक है। तो शायद आज वर्षा होगी मतलब से संदेह, इस बात पर शक है, ओके। अब जैसे फोन के अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर हम पता करते हैं ना कि हाँ आज वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, तो वो हमें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बता कि हाँ पक्का होगी, उसे भी संदेह होता है, शक होता है, वो 90% या फिर 80% बता सकता है, ठीक है, वो पूरा 100% नहीं बता सकता कि हाँ पक्का ही होगी बारिश, नहीं भी हो, ठीक है, कब तूफान आ जाए पर बारिश नहीं भी हो, ठीक है, तो उसे भी क्या होता है, शक होता है, संदेह होता है, पक्का नहीं पता होता कि हाँ पक्का वर्षा होगी, ओके, वो संधि में आता है। और विस्मयादि में होता है कोई हमें हर्ष होता हो, उल्लास होता हो, विष में होता है विस्मयादि बोधक ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर हमें किसी प्रकार का हर्ष हो, घृणा हो, मतलब विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, विस्मय हो, घृणा हो, उन सबको हम क्या दिखाता है, विस्मयादि बोधक शो कराता है हमें। जैसे कि उदाहरण दूंगी मैं आपको, हम बोलते ना वाह क्या सुंदर, तो इस वाक्य के अंदर हमारे अंदर कोई एक्सप्रेशन आई है कि इस चीज की कि हमें खुशी मिली है इससे, हम बोलेंगे वाह क्या सुंदर नजारा है। किसी अच्छे व्यू को जब देखते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, तब हम बोलते हैं कि वाह क्या सुंदर नजारा है, तो वो हमारा विस्मयादि बोधक होता है, हमें हर्ष होता है। और जो हर्ष को शो करे वो भी विस्मयादि होता है, जो घृणा को शो करे वो विस्मयादि होता है, और जो हमारे विस्मय होता है उससे शो करे वो विस्मयादि होता है, आश्चर्य को शो करे वो भी विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। अब हमें इस बात पर हर्ष हुआ है, हम अब जैसे कि एग्जाम में आपने एक पेपर दिया है, ठीक है, एग्जाम में पेपर देते हैं ना, हाँ, तो एग्जाम दिया, तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद अगर आपकी कोई पोजीशन आ जाते तो आपको क्या होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, हर्ष दोनों ही होते हैं। अगर जैसे कि आपकी कभी पोजीशन ना हुई हो और एक पेपर के अंदर, एक एग्जाम के अंदर आपको आपकी पोजीशन आ गई हो, एक तो आपको हर्ष होगा, ऊपर थोड़ा शोक भी होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, विस्मयादि, हमें कौन विस्मय होता है इस चीज का, ठीक है, आश्चर्य भी होता है, एक साथ सब कुछ होता है, विस्मय भी हो जाता है, मतलब आश्चर्य भी होता है, थोड़ा शोक भी होता है, और हम बहुत खुश भी होते हैं, हर्ष भी होता है। अब आपके सामने कोई अच्छी चीज मिल जाए, मतलब जैसे कि अब आपके सामने कोई बुरी चीज दिखे, ठीक है, जैसे कि कोई हमारे हमने बोल दे कि बहुत गंदी चीज है वो, तो हम बोलेंगे छी छी कितनी गंदी चीज है, बोलते हैं ना। अब हम बोलेंगे बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो हमने किससे बोला है, हर्ष से बोला, ऐसा नहीं बोला ना। अब जो विस्मयादि बोधक होते हैं ना, उन्हें जब हम ये जो होते हैं विस्मयादि बोधक, इन्हें हम बोलकर ही नहीं बता सकते, ये हमें खुद फील होता है। अगर आप बोलोगे वाह क्या सुंदर नजारा है, तो ऐसा ना बोलोगे, आप खुद से आपको एक्सप्रेशन होगा, आप मतलब अंदर से आपको महसूस होगा कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, इससे मुझे आश्चर्य हो रहा है, शौक हो रहा है, ये तो अंदर से फील होता है,
ठीक है, किसी चीज को देखकर हमें अंदर से फील होता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, जो हमें अंदर से फील हो। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण में बताऊंगी, अब जैसे आपने मैं कहा बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो बाप रे बाप ये हमने खुशी के मारे तरह से बोला नहीं होगा, ठीक है। आप खुद ही फील करना कि आप जब बोल रहे हो तो आप खुशी के मारे तो नहीं बोलोगे, आश्चर्य भी नहीं होगा जो आप कहोगे, हाँ सॉरी आश्चर्य होगा, हाँ। तो बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो ये हमें आश्चर्य हुआ, कोई आपने कोई आश्चर्य की चीज देख ली और विस्मय हुआ हमें कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, हमें आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो ये हमारा विस्मय बोधक होता है। कोई हमें बुरी चीज दिख जाती है तो बोले छी छी ये कितनी गंदी चीज है, तो छी छी ये कितनी गंदी चीज है, आपके मुंह पर एक्सप्रेशन होगा उस चीज का। अगर आप अच्छी चीज हो तो वाह कहोगे, गंदी चीज हो तो छी छी कहोगे, और कोई भी मतलब आश्चर्य हो तो बाप रे बाप ऐसे कुछ शब्द कहोगे, वाह हर्ष ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि विस्मयादि बोध समझिए होगा क्या होता है कि हमें जिससे हर्ष होता हो और जो हम खुद महसूस कर पाते हो, ठीक है। अब उसे देखकर हम खुद महसूस करते हैं, जब विस्मय होता है ना, हमें विस्मय होता है तब हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आ जाती है। संकेतवाचक होता है, देखो संकेत करना, किसी चीज पर हमें संकेत होता हो, जैसे कि ये नहीं संदेह, संदेह अलग होता है और संकेत अलग होता है। संकेत मतलब इस चीज पर हम संकेत कर रहे हैं, जैसे कि यह मेरी बुक है, तो यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरा घर है, तो उस चीज पर हम क्या करें, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत मतलब इशारा करना, ठीक है। तो यह मेरी बुक है मतलब यह मेरी किताब है, इस पर हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब हम यह कहेंगे तो यहीं पे करेंगे, अगर वह कहेंगे वह मेरी किताब है, थोड़ा दूर करेंगे, मतलब हम क्या करें, उस चीज पर संकेत करें, वो मेरी किताब है तो उस पर हम संकेत करें। ये मेरा घर है, इस पे संकेत करें, ये मेरा स्कूल है, इस पर भी हम संकेत करें। जिस चीज पर हम संकेत करते हैं, इशारा, संकेत का अगर नहीं समझ में आए तो इशारा शब्द से समझ लेंगे, समझ आना कि इशारा कर रहे हैं हम किसी चीज पर, इशारा करते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, यह मेरा पेन है, तो ये जो हमारे होते हैं यह वह मतलब जो संकेत करते हैं, ठीक है। और संकेत जो होते हैं मतलब इशारा जिससे हम करते हैं, उसके अंदर सिर्फ जो दो ही है हमारे, ज्यादातर दो शब्द आते हैं, यह और वह, उनसे ज्यादा संकेत किया जाता है, ओके। इच्छावाचक, इच्छावाचक मतलब जिस चीज पर हमें लेने की इच्छा हो, जैसे कि आप अपनी मम्मा के साथ बाजार चले जाते हो, तो बाजार में जाकर आपको कोई खिलौना चाहिए होता है, मतलब खिलौना लेने का बहुत मन करता हो, तो आप खिलौना लेने के लिए मतलब मन तो बहुत कर रहा है, तो आप अपनी मम्मा से कहोगे मम्मा मुझे खिलौना दिला दो, तो आपकी इच्छा तो कर रही होगी ना लेने की, मन कर रहा है मतलब इच्छा कर रही ना उस खिलौने को हम ले ले अपने पास रख ले, तो वो इच्छा जो होती है, इच्छा मतलब जैसे कि आप अपनी मम्मा से कहोगे ना कि मुझे एक खिलौना चाहिए, तो आपकी इच्छा होगी तभी आप कहोगे, ऐसा ना कहोगे। अब आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसकी आपको इच्छा होती है, तभी आप उस चीज को लोगे, ठीक है। अब जैसे आपको कहीं जाने की इच्छा होगी तो आप वहां जाओगे, बिना इच्छा तो ना जाओगे, वही हमारा इच्छा वाचक होता है, मतलब शब्द जो नाम से ही उनके उनके बारे में हमें पता चल रहा है। विधानवाचक, विधानवाचक होते हैं मतलब जिसके अंदर हमारे मतलब निषेध, और निषेध में क्या होता है कि किसी चीज की मनाही करना, बट ये होता है सिंपल, जो हमारा सिंपल वाक्य हो जिसमें किसी प्रकार की हमें निषेध ना हो, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि यह एक पाठशाला है, ठीक है, तो ये एक विधानवाचक है, सिंपल वाक्य है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये भी सिंपल वाक्य है। जो हमारे सिंपल साधारण वाक्य होते हैं वो विधानवाचक में आते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक देखो ये सब हमारे अर्थ के आधार पर भेद है, अर्थ इनका जो अर्थ निकले, ठीक है। प्रश्न हमारे मतलब किस प्रकार के जो वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, मतलब हमारे किस किस प्रकार के वाक्य होते हैं, हमारे कुछ वाक्य आज्ञा के लिए यूज करते हैं, निषेध के लिए करते, संदेह के लिए, विस्मय के लिए, संकेत के लिए, इच्छा के लिए, विधान के लिए और प्रश्न के लिए, हम इन के द्वारा ही अपनी बात बोलते हैं, मतलब ज्यादातर मतलब हम वाक्य जो यूज करते हैं वो किस किस प्रकार के वाक्य हम यूज करते हैं वो ये अर्थ के आधार में बोल जाते हैं। और रचना और बनावट के आधार पर जब पढ़ेंगे उसका दूसरा ही वर्गीकरण है, उसके अंदर क्या होता है, हमें हम वाक्य को बना किस किस प्रकार लेते हैं,
हम किस प्रकार से बनाते हैं वाक्य और किस प्रकार की होती है। ठीक है, प्रश्नवाचक तो जिसमें हम प्रश्न पूछा जाता हो, आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, जहां पर, और लास्ट में हाँ एक बात वो है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक का इनके एक एक चिन्ह होते हैं। प्रश्नवाचक के लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगता है और विस्मयादिबोधक के लास्ट के अंदर क्या लगता है, विस्मयादिवाचक के अंदर लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है और इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। ये इनकी पहचान है, अगर आपको वैसा समझ में ना आए तो इनकी पहचान के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे बोलते हैं वाह क्या सुंदर नजारा, तो वाह के अंदर जो वाह होता है ना, उसके अंत में लगता है ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, और जो प्रश्नवाचक होता है वो हमारे लास्ट में लगता है। देखिए आप कौन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप क्या करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। जो मैंने आपको पहला पढ़ाया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वे क्या थे, वे तो वाक्य के अर्थ थे, मतलब वाक्य किस किस प्रकार की होती है उनको जो दिखाते हैं वो हमारे क्या थे, अर्थ के आधार पर, कि हमारे प्रश्नवाचक जैसे वाक्य होते हैं, हमारे कुछ ऐसे वाक्य हो जो विश्व में दिखाते हैं, ऐसे शब्द भी होते हैं ना जो विश्व में दिखाते हो, मतलब ऐसे वाक्य कि जो हमें प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हो, मतलब वाक्य जो होते हैं ना किस किस प्रकार के होते हैं वो हमारे अर्थ के आधार के अंदर आते हैं, और हम वाक्य को किस किस प्रकार से बनाते हैं, उनकी बनावट किस प्रकार से की गई है वो हमारी रचना के आधार पर आते हैं। रचना का मतलब एक और होता है बनावट, इसे हम रचना बोल सकते हैं, बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं, रचना का मतलब बनावट ही होता है। तो पहले सरल वाक्य का कहने का मतलब होता है कि जो सिंपल और साधारण वाक्य हो। आप कहोगे विधान जो होता है, विधानवाचक में जो ऐसे शब्द सिंपल तो होंगे, सिंपल जैसे सारे होंगे, जो हमारे विधानवाचक प्रश्न जितने भी हमारे थे भेद अर्थ के आधार पर, उसके जितने भेद है वो सिंपल भी होंगे, वो संयुक्त भी होंगे, बड़े भी होंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सरल वाक्य होते हैं उसके अंदर है ना कभी भी निषेध नहीं होता, जैसे कि आप कोई काम की हाँ भरे, वो विधानवाचक के अंदर आता है, मतलब उसे मनाही नहीं की जाती है, वो निषेध से अपोजिट होता है वाक्य। ऐसे सरल वाक्य के अंदर क्या होता है कि वो सिंपल और साधारण वाक्य होते हैं। सरल वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो सिंपल हो, साधारण हो, इसमें हम चाहे तो निषेधवाचक ले ले, कोई भी वाक्य ले सकते हैं। अर्थ के आधार जो 8 करवाए थे, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेत, संधि, विस्मय, जितने करवाए थे मैंने, उन सभी के हम उदाहरण ले सकते हैं, परंतु जो उदाहरण हम लेंगे ना तो वो सिंपल और साधारण होना चाहिए। ठीक है, तो सरल वाक्य भी होते हैं जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता हो और जो बिल्कुल सिंपल होता है। सरल का मतलब क्या होता है, साधारण और साधारण वाक्य होता हो। जैसे कि उदाहरण लेगी, राम नाचता है। अब राम नाचता है, इसमें क्या है, पहले मैंने बताया सरल वाक्य डेफिनेशन, जिसमें एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो। तो इसमें एक विधेय है और एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य विधेय और बताए थे, विधेय क्या होते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य के बाद जो भी कुछ बच जाता है लास्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय बोलते हैं। और जो हमारा काम जो करता होता है ना, सब्जेक्ट होता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो सरल वाक्य के अंदर है ना हमेशा एक ही उद्देश्य मिलेगा और एक ही विधि मिलेगा। ठीक है, तो राम हमारा उद्देश्य है और नाचता है ये हमारा विधि है, एक एक मिला हमें, तो मतलब ये सरल और साधारण। नेक्स्ट है, देखो राम तो है सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है, और नाचता है हमारा प्रेडिकेट मतलब विधि। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं, संयुक्त जो नाम है ना उससे पता चल रहा है संयुक्त किसी चीज को जोड़ने का कार्य। जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना वो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ते हैं, उनका काम जोड़ने का होता है। जैसे कि हमने राम नाचता लिख दिया, अब हम लिखूंगी कि राम और सीता नाचते हैं,
तो राम और सीता नाचते हैं, तो इसके अंदर राम एक शब्द है, सीता एक शब्द है, इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया, क्या कर दिया, इनमें जोड़ दिया, और फिर हमने इस वाक्य को बोला था। अब आप कहोगे इसे हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल और साधारण वाक्य है, पर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर है ना दो उद्देश्य हैं। मैंने बताया राम और सीता नाचते हैं, दो उद्देश्य है और दो ही विधि है। विधि आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर विधि इसके अंदर है, क्योंकि राम नाचता है और सीता नाचती है। इन दोनों को जब जोड़ा ना तब जाके बना कि राम और सीता नाचते हैं। ठीक है, तो अब संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है? इन दोनों वाक्य को उसने जोड़ा ही तो है, तभी तो जोड़ के इसने छोटा सा वाक्य बना दिया। ठीक है, ये शब्दों को भी जोड़ता है और वाक्यों को भी। शब्दों को जोड़ के भी दिखा दिया मैंने कि राम और सीता नाचते हैं, राम और सीता को जोड़ा है। किसने जोड़ा है? और एक और ने जोड़ा है ना, शब्द है और, उसने जोड़ा है। क्योंकि जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना, संयुक्त वाक्य जो होती है वो किसी दो वाक्य को, दो शब्दों को एक योजक द्वारा जोड़ती है, एक समुच्चय बोधक योजक द्वारा जोड़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो राम और सीता में जो और है ना वो एक अव्यय है, मतलब एक योजक है, और इसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो वही हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब हम बोलेंगे राम खेलता है और सीता पढ़ती है, तो राम खेलता है ये भी हमारा क्या है? एक वाक्य है, और सीता पढ़ती ये भी, दोनों सरल वाक्य है, दोनों को जब जोड़ा हमने तो एक संयुक्त वाक्य बना दिया। ठीक है, फिर आता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है कि एक तो प्रधान वाक्य होगा और उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। एक प्रधान जो हेड होता है, प्रधान होता है, वो होगा, और उस पर एक और वाक्य होगा जो उस पर डिपेंड होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो एग्जाम में पास हो जाते, तो इसमें अगर तुमने पढ़ाई की होती ये प्रधान वाक्य है, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो एग्जाम में पास हो जाते, तो एग्जाम में पास हो जाते ये इस पर डिपेंड है। कैसे? अब मैं बताती हूँ। यहाँ है, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो हो जाते। इस वाक्य में क्या है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में पास हो जाते, तो अगर तुमने पढ़ाई की होती ये एक हमारा वाक्य है ना, यहाँ तक का एक वाक्य, तो परीक्षा में पास हो जाते ये भी एक हमारा वाक्य है। देखो, तुमने पढ़ाई की होती और परीक्षा में पास हो जाते, दोनों वाक्य है। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों के अंदर हमें बताया गया है कि जो पहला वाक्य है ना वो प्रधान है, क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई की होती, इसने कहा है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तभी जाकर परीक्षा में पास होते। अब पहले कार्य कौन सा हुआ है कि तुमने पढ़ाई की होती, ये प्रधान वाक्य है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में पास नहीं होगे, है ना। परीक्षा का पास होना तुम्हारे पढ़ाई करने पर डिपेंड है, निर्भर है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में, परीक्षा में पास नहीं होगे। तो दूसरा वाक्य हमारा पहले वाक्य पर आश्रित है, क्योंकि अगर पहला वाक्य जो था वो पूरा नहीं होगा तो दूसरा पूरा नहीं होगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो जो दूसरा वाक्य है परीक्षा में पास होना वो नहीं होगा। मतलब मिश्र वाक्य होता है कि अब पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, जिसके बिना दूसरा वाक्य अधूरा होता है, क्योंकि अगर वो पहले काम नहीं होगा तो पहला वाक्य काम, तो दूसरे वाक्य काम नहीं हो सकता। जैसे कि तुमने पढ़ाई नहीं की होती, अगर पहले वाक्य काम नहीं होगा तो दूसरे का भी नहीं होगा। अगर तुम पढ़ाई करते तो परीक्षा में पास होते, अगर तुमने पढ़ाई की होती तभी तो परीक्षा में पास होते, अगर नहीं की तो परीक्षा में पास नहीं होगे। यही हमारे बताया है मिश्र वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वाक्य इसके अंदर होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आप जान गए होंगे कि सरल वाक्य होते हैं बिल्कुल साधारण सिंपल वाक्य, जिसमें एक विधि और एक उद्देश्य होती है। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो कि एक दो शब्दों और दो वाक्यों को किसी योजक द्वारा, समुच्चय बोधक योजक द्वारा जोड़ते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य मतलब जिसके अंदर पहला प्रधान हो और दूसरा डिपेंडेंट वाक्य हो, उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य।
समझ में आया? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।